हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के तहत नागरिकता से जो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित विषय है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता के संबंध में वो दिए गए हैं, उपबंध बताए गए हैं। ठीक है, तो इसके तहत नागरिक किसे कहते हैं? किसी देश में उस देश की विधिक पहचान रखने वाला व्यक्ति नागरिक कहलाता है। किसी राज्य की सीमा 3 प्रकार के समूह किसी राज्य की सीमा में 3 प्रकार के लोग रह सकते हैं। कौन कौन से? एक तो नागरिक रहते हैं जो वहाँ के वो होते हैं, मतलब लीगल नागरिक होते हैं। दूसरा होता है गैर नागरिक होते हैं। इसके तहत 2 श्रेणी संभव है। पहली जो वैध अनुमति प्राप्त करके भारत में प्रवेश करे, और दूसरी जो अपने देश की असामान्य स्थितियों के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य में शरण ले और राज्य उसे शरणार्थी के रूप में मान्यता प्रदान करे या मान्यता स्वीकृति दे। ठीक है, एक सेकेंड, ये चल क्यों नहीं रहा? ठीक है, और तीसरा होते हैं अवैध प्रवासी। अवैध प्रवासी कौन होते हैं? किसी देश की सीमाओं में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति जो ना तो नागरिक की श्रेणी में आते हैं, ना ही गैर नागरिक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो वो अवैध प्रवासी कहलाते हैं, है ना। जो एक इस नागरिकता के संबंध में एक मूवी आई थी, टर्मिनल मूवी, आप इसको देख सकते हैं, ये इसी से संबंधित है। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ एक सेकेंड। ठीक है, अब ठीक है, अब आते हैं हम भारतीय डायस्पोरा के बारे में। भारतीय डायस्पोरा जिसमें सबसे पहले एनआरआई आते हैं, जो अप्रवासी भारतीय कहलाते हैं। ये भारतीय होते हैं लेकिन भारत से बाहर निवास करते हैं 182 दिन से ज़्यादा से अगर बाहर है तो ये एनआरआई कहलाते हैं। पीआईओ होते हैं, पर्सन विद इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के नागरिक होते हैं। और ओसीआई होते हैं, है ना, समुद्र पारी भारतीय नागरिक। ठीक है, एनआरआई कौन होते हैं? और एक एआरएन भी चलता है, एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर। ये भारत में मतलब ये एक तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है, एनआरआई क्या है? एनआरआई ऐसा व्यक्ति जो भारत का पासपोर्ट धारण करता है और एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 182 दिनों से भारत से बाहर निवास करे। एनआरआई को वो सभी अधिकार प्राप्त है जो एक भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं। तो वो कौन कहलाता है? एनआरआई कहलाता है। नोट: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एनआरआई के मतदान के अधिकार को 2019 के लोकसभा चुनाव तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तो ये 2019 में, मतलब ये पुरानी खबर है, ये सब पहले कहा था किसने? उच्चतम न्यायालय। पीआईओ कौन होते? ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य देश के नागरिक है और जिनकी 4 पीढ़ियों में से किसी एक के पास भारतीय नागरिकता रही हो, वो भारतीय मूल के व्यक्ति या नागरिक होने का दावा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को पीआईओ कार्ड जारी किया जाता है, जो निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती है उन्हें। 15 वर्ष तक भारत में वीजा मुक्त प्रवेश दिया जाएगा। यदि प्रवास 180 दिनों से कम है तो ऐसे प्रवास की सूचना संबंधित पुलिस थाने को नहीं देनी होगी। ठीक है, इसको नहीं देनी होगी। भारत के किसी भी प्रकार की संपत्ति की खरीद फरोख्त करने का अधिकार प्राप्त होगा, कृषि और बागवानी भूमि को छोड़कर। पीआईओ कार्ड धारक को भारत में ऐतिहासिक और पर्यटक स्थलों पर वही फीस देनी होगी जो भारतीय नागरिकों के लिए लागू होती है। पीआईओ कार्ड धारक के बच्चों के लिए भारत में उच्च शिक्षण संस्थाओं के कुछ सीटें आवंटित की जाएगी। ओसीआई क्या होते? 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत से बाहर जाकर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने वालों को भारत सरकार द्वारा ओसीआई का दर्जा दिया गया। इसे भी वो सभी सुविधाएं प्राप्त होती है जो पीआईओ कार्ड धारक को प्राप्त है। एकमात्र अंतर यह है कि इन्हें आजीवन वीजा मुक्त भारत में प्रवेश का अधिकार प्राप्त है। 2016 में संसद ने नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया और ओसीआई और पीआईओ को मिलाकर एक नया दर्जा बनाया गया, जिसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ कार्ड होल्डर ऑफ इंडिया ओसीसी से कहा गया। ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर ऑफ इंडिया ओसीसी कहा गया। ओसीसी प्राप्त करने के लिए 4 पीढ़ी में से किसी एक पीढ़ी के पास भारतीय नागरिकता होनी अनिवार्य
है और ओसीसी कार्ड धारक को वो सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो ओसीआई कार्ड धारक को प्राप्त होती है। ये एक महत्वपूर्ण संशोधन है। एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन यह किया गया है कि ओसीसी कार्ड धारक के पति या पत्नी को विदेशी मूल का व्यक्ति होने के बावजूद ओसीसी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम कुछ संवैधानिक प्रावधान देंगे जो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, जो 5 से 8 आर्टिकल है, 5, 6, 7 और 8, ये 1950 से 1945 से 1950 के जब भारत पाकिस्तान के बंटवारा हुआ था 47 में, तो उसके पश्चात की नागरिकता से संबंधित है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के लागू होते समय कब हुआ था संविधान लागू? 26 जनवरी 1950 को। लागू होते समय कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अधिवास भारत में है और यदि, ठीक है, ये मैं 1950 इसलिए बता रहा हूँ 26 जनवरी 1950, क्योंकि पूर्ण रूप से 1950 को ही भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इसके पहले कुछ प्रोविजंस लागू किए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अधिवास क्या होता है? अधिवास का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के स्थायी रूप से किसी स्थान पर रहने की इच्छा। ठीक है, व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी का जन्म भारत में हुआ हो और वो मामूली तौर पर या अस्थायी रूप से भारत में निवास कर रहा हो। इस संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से स्थायी तौर पर भारत में निवास कर रहा हो या उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ये आर्टिकल 5 में लिखा है। आर्टिकल 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अगर पाकिस्तान से कोई भारत आ रहा है तो उसकी नागरिकता के संबंध में क्या होगा? पहला क्या है? 19 जुलाई 1948 से पहले भारत प्रवास करने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, 19 जुलाई 1948 के पहले कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। दूसरा क्या है? 19 जुलाई 1948 के पश्चात यदि कोई भारत प्रवास करने वाले व्यक्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष नागरिकता के आवेदन कर सके और निश्चित औपचारिकता पूरी करने के पश्चात उन्हें भारत का नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। मतलब इस तारीख के बाद अगर करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी, उसके बाद उसकी नागरिकता मान्य कर जाएगी। ठीक है, ये आर्टिकल 6। अब आर्टिकल 7 में क्या कहा गया है? भारत से पाकिस्तान अप्रवास करने वाले और पुनः भारत में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता इन्हें उसी रीति का पालन करना पड़ेगा जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात पाकिस्तान से भारत प्रवास करने वाले नागरिकों के लिए निर्धारित है। मतलब पहले भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत आए तो उन्हें वही नीति अपनानी पड़ेगी जो 19 जुलाई 1948 वाले लोगों को करनी पड़ रही। जैसे उन्हें क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और सक्षम अधिकारी अगर मान्यता प्रदान करता है तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब आता है आर्टिकल 8। इस संविधान के लागू होते समय भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म या जिसके माता पिता में से किसी एक का जन्म या दादा दादी में से किसी एक का जन्म 1935 के अधिनियम में वर्णित भारत में हुआ है तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे भारतीय राजदूतावास में आवेदन करना होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 9 के ये 1935 एक्ट के तहत अगर वो जो आया था उसमें अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसके माता पिता, दादा दादी, कोई भी अगर भारत का नागरिक था उस समय तो वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अब आता है आर्टिकल 9। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, अर्थात भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। माना कि कोई भारतीय अमेरिका जाकर रहने लगता है और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो फिर उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, वो भारत का नागरिक नहीं बचेगा। ठीक है, अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है? भारत के संविधान लागू होते समय जिन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई है भविष्य में उनकी नागरिकता उन्हीं आधारों पर बनी रहेगी जो संसद द्वारा तय की जाएगी। मतलब इस आर्टिकल 10 में ये कहा गया है कि संसद नागरिकता के संबंध में उपबंध जारी कर सकती है ना। तो ये कि अनुच्छेद 10 में क्या है?
भारत के संविधान लागू होते समय जिन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त है और भविष्य में उनकी नागरिकता उन्हीं आधारों पर बनी रहेगी जो संसद द्वारा तय की जाएगी। ठीक है, और अनुच्छेद 11 में क्या लिखा है, नागरिकता संबंधी अधिनियम संसद द्वारा बनाए जाएंगे। अगर कोई अधिनियम बनाया जाएगा तो संसद द्वारा बनाया जाएगा। आर्टिकल 11 में लिखा है। ठीक है, इसी आर्टिकल 11 के अनुसार ही भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था। तो इसका क्या प्रावधान है, इसमें बहुत बार संशोधन भी हो चुका है। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या लिखा है कि भारत में 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता दी जा सकती है किसी व्यक्ति को। ठीक है, अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। 5 तरीके से कैसे दी जा सकती है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और किसी क्षेत्र के भारत में अर्जन से। जन्म से कैसे कर सकते, 26 जनवरी 1950 से उसके पश्चात भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक स्वीकार किया जाएगा। 1987 में इसमें संशोधन किया गया और प्रावधान किया गया कि भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिसके माता या पिता में से किसी एक के पास जन्म के समय भारतीय नागरिकता रही हो 2003 वो भारत का नागरिक बन सकता है। 2003 में इसमें पुनः संशोधन किया गया और निर्धारित किया गया कि भारत में जन्मा कोई व्यक्ति जिसके जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक के पास भारतीय नागरिकता हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो, जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा। अवैध प्रवासी ना हो मतलब कभी कभी ये इलीगल माइग्रेंट्स का मुद्दा भी चलता रहता है, इसलिए ये प्रोविज़न जोड़ा गया है। ठीक है, अब वंश से कैसे हो जाते हैं, भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति जिसके जन्म के समय पिता के पास भारतीय नागरिकता होगी, भारतीय नागरिक वंश से स्वीकार किया जाएगा। 1992 में इसमें 2 संशोधन किए गए और प्रावधान किया गया कि भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश से भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक के पास भारतीय नागरिकता हो और ऐसे जन्म को 1 साल के भीतर भारतीय राजदूतावास में पंजीकृत कराया गया हो तो वो भारतीय नागरिक कहलाने योग्य है। 18 साल की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को नागरिकता संबंधी शपथ पत्र भारतीय राजदूतावास में 6 महीने के भीतर जमा करना होगा, जब वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। अब तीसरा आता है हमारा पंजीकरण से। पंजीकरण से कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, यदि भारतीय मूल का व्यक्ति भारतीय नागरिक से कोई विवाह कर लेता है, वंश से अगर नागरिक वयस्कता होता है जो अभी मैंने बताया था 18 साल के बाद 6 महीने के अंदर वो अगर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसकी नागरिकता मिल जाएगी। समुद्र पारी भारतीय व्यक्ति भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारतीय मूल का व्यक्ति या भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला कोई विदेशी व्यक्ति 7 साल भारत में निवास करने के पश्चात भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने से पूर्व अंतिम 12 महीने उसे अनिवार्य रूप से भारत में ही रहने होंगे। सन 2016 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करते हुए अंतिम 12 माह में से 30 दिन भारत से बाहर जाने की छूट प्रदान की गई। यदि आवेदन के आधार पर व्यक्ति को नागरिकता की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है तो वो पंजीकरण द्वारा भारत के नागरिक कहलाएगा। समुद्र पारी भारतीय नागरिक 5 वर्ष तक भारत में निवास करने के पश्चात पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वंश द्वारा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 6 माह के भीतर पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा देशीकरण या प्राकृतिकरण द्वारा। यदि कोई व्यक्ति जो कि विदेशी नागरिक है 14 वर्ष तक भारत में निवास कर ले तो देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, परंतु आवेदन से पूर्व लगातार 12 माह तक भारत में निवास करना अनिवार्य है। वर्ष 2016 में नागरिकता अधिनियम संशोधन द्वारा उपरोक्त 12 माह से 30 दिन की छूट प्रदान की गई। कोई व्यक्ति यदि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करेगा तो उसे संविधान के प्रति आस्था प्रकट करने का शपथ पत्र दायर करना होगा, परंतु यदि कोई व्यक्ति भारत में मानव सेवा, कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है तो उसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता के संदर्भ में उपरोक्त प्रावधानों में छूट प्रदान की जा सकती है। लास्ट हमारा आता है अर्जित क्षेत्र में। किसी क्षेत्र को प्राप्त करने के पश्चात उस देश के सभी नागरिक भारत के नागरिक कहे जाएंगे। जैसे भारत अगर
किसी देश का अधिग्रहण, मतलब किसी देश को, मतलब कोई क्षेत्र को भारत में मिला लेता है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिक भारतीय नागरिक कहलाएंगे। ठीक है। अब नागरिकता की समाप्ति 3 तरीके से की जा सकती है: त्याग द्वारा, या जैसे कोई नागरिक त्याग दे कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता, किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो उसे त्याग द्वारा, बर्खास्त द्वारा, जिसे टर्मिनेशन कहते हैं, निःशस्त्रीकरण द्वारा, वंचना द्वारा, डेप्रेवेशन द्वारा नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। तो त्याग द्वारा कैसे करते हैं? यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है और किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसे नागरिकता त्याग की सूचना भारतीय राजदूतावास को उपलब्ध करानी होगी। दूसरा आता है निःशस्त्रीकरण द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है और भारतीय नागरिकता का त्याग नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय राजदूतावास उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को स्वयं निरस्त कर देगा। वंचना द्वारा। यदि कोई व्यक्ति देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो निम्नलिखित दशा में उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है: यदि वो भारत में संविधान के प्रति अनास्था प्रकट कर दे, यदि उसने गलत तथ्यों के आधार पर नागरिकता प्राप्त की हो, यदि वो किसी ऐसे युद्ध में हो जिसमें शामिल दो शत्रु देश का मतलब यदि वो किसी ऐसे युद्ध में हो जिसमें भारत शामिल हो, मतलब शत्रु देश का सहयोग कर रहा हो, है ना, जिसमें अगर भारत और किसी देश के मध्य युद्ध चल रहा है और तो यदि कोई व्यक्ति शत्रु देश के खिलाफ, जो भारत जिससे युद्ध कर रहा है उस देश के खिलाफ अगर उसमें मिला हुआ है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यदि लगातार 7 वर्षों तक भारत सरकार को सूचना दिए बिना भारत से बाहर रह रहा हो तो अब भी उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। यदि किसी आपराधिक मामले में किसी अन्य देश में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा प्राप्त किया हो तो उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। अब आता है हमारा एक असम में जो मुद्दा चल रहा है, वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स का जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। वहाँ पे नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन बनाने की बात की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? असम से भारतीय नागरिकता वाले व्यक्तियों को सूचीबद्ध करना और विदेशियों की पहचान कर उन्हें भारत से बाहर करना। तो एक एक्ट आया था, उसे बोलते हैं इलीगल माइग्रेंट डिसाइडेड बाय ट्रिब्यूनल एक्ट। यह आया था 1983 में और असम अकॉर्ड भी हुआ था। तो हम पूरे इस घटनाक्रम को जानते हैं। क्या है? असम में 1947 से विभाजन के पश्चात रोजगार के अवसरों की तलाश में पूर्वी पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों का प्रवेश हुआ और भारत में भ्रष्टाचार के चलते इन्हें नियम विरुद्ध नागरिकता प्रदान की गई। राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते इस व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान कर दी और इस पूरी प्रक्रिया ने असम में मूल निवासियों और विदेशियों के अनुपात में असंतुलन पैदा कर दिया। अब क्या होता है? 1971 के पश्चात बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों ने पुनः असम में प्रवेश किया, जिससे असम में राजनीतिक व सांस्कृतिक संकट उत्पन्न हुआ। इसके विरुद्ध असम में कई संगठन बनाए गए और बड़े पैमाने पर आंदोलन किए गए। अंततः इस आंदोलन के दबाव में IMDT एक्ट, इनलीगल माइग्रेंट डिसाइडेड बाय ट्रिब्यूनल एक्ट, पारित किया गया, जिसका उद्देश्य असम आंदोलन में प्रताड़ित होने वाले अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करना था। और इसमें प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बांग्लादेशी नागरिक होने का आरोप लगाता है तो ऐसे आरोप को सिद्ध करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता की होगी। ठीक है। इस अधिनियम ने अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का अवसर ही प्रदान कर दिया। मतलब क्या हो गया? अगर कोई आरोप लगाता है कि तुम विदेशी हो तो ये बताना किसकी जिम्मेदारी है? जो आरोप लगा रहा है। ठीक है। अगर कि जो आरोप लगा रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि ये इसको प्रूव करे कि ये विदेशी है। ठीक है। तो ये एक तरीके से ये हो गया कि कोई बता रहा है, कोई काम कर भी रहा है कि ये विदेशी है तो उसी को पकड़ के ले जा रहा है कि बता कैसे है। तो ये एक तरह से चैलेंज हो गया था। तो उपरोक्त कानून और अवैध प्रवासियों के विरुद्ध आंदोलन 1983 के पश्चात और तीव्र हो गया। 1985 में 15 अगस्त को भारत सरकार और असम संगठनों के मध्य असम समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और जिसके निम्नलिखित प्रावधान थे। क्या प्रावधान थे? 1951 से 66 तक असम में आने वाले गैर भारतीय नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई और उन्हें मतदान का अधिकार दे दिया गया।
मतलब ये कहना था कि 1951 से 1966 के बाद जो भी लोग असम आ चुके हैं वो असम के ही, और उन्हें मतलब वो असम में रह सकते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई है, और अब वो मतदान का अधिकार भी है, उनसे उनकी कोई छेड़खानी नहीं होगी। फिर अगर दूसरा पॉइंट क्या रखा, 1966 से 71 तक असम में प्रवेश करने वाले गैर भारतीय नागरिकों को प्रवास की अनुमति प्रदान कर दी गई, परंतु 10 वर्ष के लिए मतदान से वंचित रखा गया। 10 वर्ष तक मतदान नहीं देंगे, लेकिन वो रह सकते हैं वहाँ, ठीक है, उसके बाद उनकी नागरिकता बनी रहेगी। अब आता है मार्च 1971 के पश्चात असम में प्रवेश करने वाले गैर भारतीयों को अवैध प्रवासी घोषित किया गया, और प्रावधान किया गया कि इन्हें भारत से बाहर किया जाएगा। मतलब ये कहना है तो पूरे की पूरी बात कि 1971 के पश्चात जो भी बांग्लादेश में आया है उसे बाहर किया जाए, सॉरी बांग्लादेश में, कि जो भी भारत में आया है असम में, ठीक है, बांग्लादेश से जो भी असम में आया है उसे बाहर किया जाएगा। कहाँ से आया? बांग्लादेश से, ठीक है, उसे अवैध प्रवासी माना जाएगा और उसे बाहर किया जाएगा। कब? 1971 के बाद, मार्च 1971 के बाद, ठीक है। और IMDT एक्ट को जारी रखा गया, ठीक है। वर्ष 2000 IMDT एक्ट वही है, इनलीगल माइग्रेंट डिसाइडेड बाय ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है। अब वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने IMDT एक्ट को अवैध और मनमाना घोषित करते हुए निरस्त कर दिया, और 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध प्रवासियों को चिन्हित करने के लिए नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन NRC तैयार करने के लिए असम में NRC तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया। इसका निरीक्षण स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है, और इसके द्वारा जारी पहली सूची के अनुसार 40 लाख लोग अवैध प्रवासी के रूप में चिन्हित किए गए, ठीक है। तो अभी भी ये मैटर चल ही रहा है, देखा जाए तो इसका कोई लीगल अभी अच्छे से समाधान हो नहीं पाया है। तब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 भी सरकार लेके आई है। तो इसमें क्या है, इस अधिनियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश से अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को, जो वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय है, इसमें हिंदू, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध और जैन शामिल है, को 6 वर्ष भारत में प्रवेश करने के पश्चात भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसका निम्नलिखित आधार पर विरोध किया जा रहा है। क्या आधार किया जा रहा है इस एक्ट का? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 का। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय आधार पर नहीं परिभाषित किया गया है, ठीक है। इसमें अवैध प्रवासियों को वैधता प्रदान की जा रही है, ठीक है। मतलब अवैध प्रवासियों को मतलब ये कहना चाहते हैं जो अन्य देश से मुस्लिम समुदाय को छोड़कर, मुस्लिम धर्म वाले लोगों को छोड़कर अन्य जो धर्म वाले लोग हैं, जिसमें हिंदू, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन, जो भी लोग भारत आए हैं उनको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इसलिए इसका है ना, तो ये एक तरह से इसका विरोध किया जा रहा है। ये असम समझौते के विरुद्ध है, ठीक है। असम समझौते के विरुद्ध कैसे है? क्योंकि असम समझौते में कहा गया था कि 1971 से जो भी व्यक्ति बाहर आए धर्म विदाउट धर्म के, उनको बाहर किया जाएगा, लेकिन इसमें मुस्लिमों को छोड़कर, है ना, अन्य धर्मों के लोगों को मान्यता प्रदान की जा रही है, इसलिए ये असम समझौतों के विरुद्ध है, ठीक है। तो ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं प्रिंट आउट निकला के। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। कल हम पढ़ेंगे नागरिकता के मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये काफ़ी अच्छा रहेगा, आप इसको अच्छे से सुनिए तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा आएगा। तो वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।